करती थी। लेकिन अवनी के दादाजी के मरने और गौतम से शादी होने के बाद रिया ने जैसे अवनी से मुंह मोड़ लिया था। साथ ही उसके पापा किशोर गुप्ता का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था और अब यही वजह थी कि गायत्री देवी अपने निठल्ले पोते नील को रिया के पल्ले बांधना चाहती थी। लेकिन अवनी रिया की पसंद और नापसंद को अच्छे से जानती थी। ये बात सोचते हुए वो चेयर में बैठ गई। उसे अभी तक रिया का अचानक जोधपुर आना हजम नहीं हो रहा था। इतने साल हो गए, रिया ने कॉल तक नहीं किया और अब अचानक से वो मिलने आ रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है? ये बात कहते हुए अवनी गौतम को देखने लगी और कैबिन के अंदर चली गई। अवनी छोड़ो ये सब, हो सकता है वो तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आई हो। अच्छा ये लो कार की चाबी। अब तुम इतनी बड़ी कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर बन गई हो तो कार तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। लेकिन हम तो वैसे भी साथ में ही आएंगे ना। अरे कल मुझे रिया को लेने भी तो जाना है, तो इसीलिए तुम मेरी वजह से परेशान मत होना। तुम कार की चाबी अपने पास रखो, मैं रिया को कैब या ऑटो में ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम प्लीज याद से रिया को लेने एयरपोर्ट चले जाना। हाँ हाँ डोंट वरी। लेकिन तुम उसे पहचान तो लोगे ना, वो 4 साल बाद। हाँ 4 साल में इतना क्या बदली होगी, पहचान लूंगा। इससे पहले कि अवनी कुछ कह पाती, गौतम के फोन की रिंग बजने लगी। स्क्रीन पर अननोन नंबर देखते ही वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और अवनी को देखने लगा। बात कर लो, कौन है? गौतम ने अगले ही पल उस कॉल को उठा लिया। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर राठौड़, मैंने आपको लंच पर इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। सामने से किसी लड़की ने जवाब दिया। गौतम मिस्टर राठौड़ शब्द सुनकर एक पल के लिए सकपका गया। मुझे? कौन बोल रहा है? वो सब आपको यहाँ आकर पता लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये कॉल आपकी फ्यूचर मैरिज से रिलेटेड है। फ्यूचर मैरिज सुनते ही गौतम के मन में दीपशिखा का ख्याल आ गया और वो अवनी को देखने लगा। अवनी के सामने गौतम दीपशिखा का जिक्र नहीं कर सकता था। कहाँ आना है मुझे? होटल उम्मीद भवन, 2 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और घड़ी में टाइम देखने लगा। 12:30 बज चुके थे। अवनी मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुम्हें सीधे घर पर ही मिलूंगा। वहीं अवनी अपने सामने रखी फाइल्स चेक करने में बिजी हो चुकी थी। उसने गौतम की बात सुनते ही जवाब दिया। ओके, मैं भी काम कर लेती हूँ। गौतम अगले ही पल मैरियट से निकलकर ऑटो का वेट करने लगा। अचानक शादी की बात सुनकर उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कुछ ही देर में वो ऑटो से उम्मीद भवन जाने के लिए निकल गया। उम्मीद भवन जोधपुर का सबसे महंगा होटल था, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज की मीटिंग्स होती थी। उम्मीद भवन अपने नाम की ही तरह किसी राजा महाराजा का महल दिखाई देता था, जिसकी लाइट से आसपास का इलाका जगमगा उठता था। उम्मीद भवन के अंदर आते ही गौतम अपने आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक ब्यूटीफुल लड़की पर चली गई। याशी, तुम यहाँ? गौतम के ठीक सामने याशी बैठी थी। याशी ने सरप्राइज होकर कहा, ओह, तो तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैंने दीपशिखा के साथ तुम्हें कई बार देखा है। हम पहले मिले भी हैं। मुझे लगा दीपशिखा का कॉल है। मुझे खामखा इतनी टेंशन हो रही थी। याशी बिना कुछ कहे अपने आसपास देखने लगी। उसने अगले ही पल गौतम को चेयर पर बैठने का इशारा कर दिया। आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? याशी ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैंने तुम्हें फोन पर बताया था कि 1 साल बाद तुम्हारी शादी है। मुझे उसी के बारे में बात करनी है। बोलो। याशी समझाते हुए बोली, देखो गौतम, मुझे किसी ने यहां आने को नहीं कहा। यहां आने का और तुमसे मिलने का आइडिया मेरा ही है। इस बात का दीपशिखा को भी कोई आइडिया नहीं है। याशी बात कर ही रही थी, उसी वक्त वेटर ने शाही थाली में खाना लगाना शुरू कर दिया। याशी ने गौतम के आने के पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया था। वेटर के जाते ही गौतम याशी को देखने लगा। उसके मन में अब तरह तरह के सवाल चलने लगे थे। आगे कहो, आखिर मुझसे क्या काम है? याशी गहरी सांस लेकर बोली, गौतम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम और दीपशिखा अब सेम नहीं हो। तुम्हारा रहन सहन और दीपशिखा का रहन सहन कभी एक नहीं हो सकता। साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? याशी ने फिर समझाया, तुम
दीपशिखा से शादी करने के लिए मना कर दो, क्योंकि दीपशिखा कभी मना नहीं करेगी और वैसे भी शादी से किसी का भला नहीं होगा। तुम्हारा और दीपशिखा का स्टैंडर्ड कहीं से मैच नहीं होता। ये बात सुनते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। तुम जानती भी हो ये किससे बात कर रही हो? मेरे बारे में शायद तुम्हें मालूम नहीं है। याशी तुरंत बोली, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं बात आज की कर रही हूं। अगर तुम्हारी इस हालत में दीपशिखा तुम्हारे साथ शादी करती है तो मित्तल परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं दीपशिखा से शादी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि दीपशिखा इस बार फिर से फोर्स करे। मैं जैसे भी जी रहा हूं बहुत खुश हूं और इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। अपनी बात कहते हुए गौतम गुस्से में वहां से निकल गया। याशी आगे कुछ कह नहीं पाई और एक टक उसे जाते हुए देखने लगी। उसी वक्त एक काला सूट पहना हुआ मोटा आदमी उसके पास आ गया। हेलो मैम, मैं इस होटल का मालिक हूं सिकंदर, और यहां आए हर एक गेस्ट का ध्यान रखना मेरा काम है। जी कहिए। मैं बहुत देर से आपके साथ बैठे आदमी को देख रहा था, कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रहा था क्या? तुम जानते भी हो वो कौन है? वो जोधपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रघुवेंद्र राठौड़ का बेटा है। ये बात सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हड़बड़ाकर गौतम को जाते हुए देखने लगा। याशी ने समझाते हुए उससे कहा, वो यहां एक सीक्रेट लाइफ जी रहा है, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। यस मैम। ये कहते हुए सिकंदर अगले ही पल होटल से बाहर चला गया। उसने देखते ही देखते अपने सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया। वो गौतम से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गौतम उम्मीद भवन से बाहर निकलकर ऑटो का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसने आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े देखे। उन्हें देखकर गौतम को किसी न किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो चुका था। क्या हो गया? इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, सिकंदर भागता हुआ वहां पहुंच गया। सॉरी सर, सॉरी, आपको परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल मुझे आपसे मिलना था। मुझे अभी अभी पता चला कि आप रघुवेंद्र राठौड़ के बेटे। हाँ, काम बोलो, मुझे रोका क्यों है? सर सॉरी, मुझे बस आपसे मिलना था, और आप अगर कभी फ्री हो तो प्लीज हमारे होटल में आइए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये हमारे होटल का वीआईपी कार्ड है। आप जब भी आएंगे आपको सारी फैसिलिटीज फ्री दी जाएंगी। सिकंदर ने ये कहते हुए एक गोल्डन कार्ड आगे कर दिया। थैंक यू। वैसे हो सकता है मैं कल अपने एक गेस्ट को लेकर आऊं, लेकिन मेक श्योर बिफोर वी कम एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड। सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके गेस्ट हमारे भी गेस्ट की तरह ही हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेरे बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। यस सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। गौतम ने ये सुनते ही सिकंदर के कंधे पर हाथ रख दिया और अगले ही पल ऑटो लेकर वहां से निकल गया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अवनी भी अपने काम से फ्री होकर घर आ चुकी थी। वहीं गौतम के दिमाग में अब तक याशी की बात चल रही थी। डिनर करने के बाद गौतम अपने काम में लगा हुआ था। ऑफिस के काम की थकान से अवनी की भी आंख जल्दी लग चुकी थी, लेकिन गौतम हॉल में बैठा हुआ एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये 1 साल तो निकल जाएगा, टाइम का वैसे भी पता नहीं लगता, लेकिन 1 साल बाद मैं अवनी को सच बता पाऊंगा कि नहीं? अगर याशी की बात मैंने मान भी ली तो डैड कभी इस बात पर हाँ नहीं करेंगे। वो मुझे 1 साल बाद यहाँ से बुला ही लेंगे, फिर चाहे मुझे। गौतम ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात रात भर लाइट जलाकर बैठे रहते हो, बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? मेरी बेटी दिन रात मेहनत करके इस घर का खर्चा चलाती है और ये साहबजादे लाइट जलाकर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। महाराज, अब जाकर सो जाइए और प्रजा को भी सोने दीजिए। भूत बनकर रात रात भर मत बैठे रहिए। इधर कुछ हार्ट के मरीज भी है, यानी तो रात में भी चैन कोने विताल के जिया सर माथे बैठे गियो। गीता अगले ही पल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। गौतम तुरंत उठकर कमरे में चला गया। सुबह होते ही अवनी ऑफिस जाने के लिए निकल गई और गौतम रिया को लेने के लिए एयरपोर्ट चला गया। ऑटो से एयरपोर्ट पहुंचते ही वो बाहर खड़ा होकर रिया का वेट करने लगा। हालांकि 4 साल पहले उसने रिया को देखा था।
अवनी की शादी के बाद से ही रिया जोधपुर से निकल गई। उसके बाद उसने कभी अवनी से बात नहीं की। आज 4 साल बाद गौतम के लिए रिया को पहचानना भी एक बड़ा टास्क था। लेकिन तभी गौतम को नील और शनाया आते हुए दिखाई दिए। गौतम को देखते ही वो हंसते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। अच्छा, तो हमारे घर जमाई साहब भी यहां आए हुए हैं। लेकिन शनाया, ये आदमी रिया को लेकर कैसे जाएगा? ऑटो में? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? लंबी गाड़ी में बैठकर जाने से और अच्छे कपड़े पहनने से आदमी के पाप नहीं धुल जाते मिस्टर नील। ये बात सुनते ही नील की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने गुस्से में अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। शनाया समझाते हुए बोली, भाई छोड़ो ना, किस नौकर से बात कर रहे हो? अवनी डिजाइन डायरेक्टर क्या बनी है, इस आदमी के तो पर ही निकल आए हैं। नील कुछ शांत होते हुए बोला, देख, मैं यहां कोई सीन नहीं चाहता। अच्छा होगा तू यहां से निकल जाए। रिया हमारी गेस्ट है और गेस्ट के सामने कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मेरे दोस्त भी साथ आए हैं। मेरी एक आवाज पर तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। भला इसी में है, ऑटो ले और वापस घर निकल जा। समझा मेरी बात? ये बात कहते हुए नील ने अपने लफंगे दोस्तों को इशारा कर दिया, जो कुछ ही दूरी पर बाइक्स लेकर खड़े थे, और नील की एक आवाज पर वो लोग गौतम को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन गौतम बिना डरे नील की आंखों में देख रहा था। क्या दीपशिखा गौतम से मिलने आएगी? आखिर क्या तमाशा होने वाला था एयरपोर्ट पर? क्या होगा गौतम का अगला कदम? नील का इशारा देखते ही उसके लफंगे दोस्त गौतम को गुस्से में देखने लगे। लेकिन गौतम बिना डरे नील की आंखों में देख रहा था। दोनों में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी और उसी वक्त शनाया को रिया दूर से आती हुई दिखाई दी। भाई रहने दो, इस आदमी से बात करना मतलब अपना ही मूड खराब करना है। रिया आ रही है, चलो। ये सुनते ही गौतम और नील एयरपोर्ट के गेट की तरफ देखने लगे। एयरपोर्ट के गेट से आती हुई एक 27 साल की ब्यूटीफुल लड़की, जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, खुले बालों में और चेहरे पर चश्मा होने से आसपास के लोग भी उसे देख रहे थे। वहीं नील भी पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा था। शनाया, ये रिया ही है? हाँ, ये पहले से कितनी अलग हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 4 साल में इतनी बदल जाएगी। रिया को देखकर नील का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अगले ही पल भागकर कार से बुके ले आया। वो रिया के दिल में जगह बनाने का एक भी मौका हाथ से गंवाने वाला नहीं था। रिया, नील ने मुस्कुराते हुए रिया को बुके दे दिया। रिया अचानक से उसे सामने देखकर एक पल के लिए सकपका गई, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर शनाया पर चली गई। शनाया ने उसी वक्त रिया को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। नील अभी तक रिया को ही देख रहा था। कैसी हो शनाया? मैं तो वैसे ही हूं, लेकिन तुम इतनी कैसे बदल गई? ये बात सुनकर रिया मंद मंद मुस्कुराने लगी। वहीं गौतम एक कोने में खड़ा सभी की बातें सुन रहा था। अरे शनाया, अब सारी बातें यही कर लोगी? ये इतनी दूर से आई है, बेचारी थक गई होगी। चलो रिया, सबसे पहले मैं तुम्हें जोधपुर के सबसे शानदार होटल में लेकर चलता हूं। मैंने खास तुम्हारे लिए बुक किया है। ये बात कहते हुए नील ने अचानक ही रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया एक पल सकपका गई और पास में खड़े बॉडीगार्ड को देखने लगी। नहीं, मैं ठीक हूं, थकावट कैसी? ये कहते हुए रिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसकी नजर गौतम पर चली गई, जो अब तक कोने में चुपचाप खड़ा था। गौतम, तुम भी आए हो? रिया गौतम को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे इस बात का अंदाजा था कि अवनी उसे लेने नहीं आएगी, लेकिन उसे गौतम के आने की भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। आखिर 4 साल निकल गए, लेकिन हाँ, मुझे लगा था कि तुम और अवनी बिजी हो गए हो, तो तुम्हारे पास मुझसे मिलने का वक्त शायद ही हो। ये बात सुनकर नील और शनाया एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, वो दरअसल अवनी अपने काम में बिजी है, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। मैं तो फ्री था और अवनी ने तुम्हारे लिए स्पेशल लंच भी प्लान किया है। तुम चाहो तो हम सीधे वहीं चल सकते हैं। गौतम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अभी अभी ये बात कही है, शायद तुमने सुना नहीं। मैंने रिया के लिए जोधपुर का सबसे महंगा होटल उम्मेद भवन बुक किया है। रिया, इसकी बात मत सुनो। पता नहीं है तुम्हें किस बेकार से होटल में लेकर जाएगा। लेकिन मैंने भी
हम सॉरी गौतम, अवनी से कह देना मैं आज नील और शनाया के साथ ही जा रही हूं, उसके बुक किए होटल में, फिर कभी लंच के लिए चलूंगी। रिया की बात के आगे गौतम कुछ नहीं कह पाया। हालांकि वो भी रिया को वहीं लेकर जा रहा था। वहीं रिया की बात सुनकर नील की आंखें खिलखिला उठी थी और यही बात गौतम को पच नहीं रही थी। इस नील ने इतना महंगा होटल बुक किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे साथ में जाकर देखना होगा, आखिर अवनी ने मुझे कुछ सोच कर ही भेजा होगा। ये बात सोचते हुए गौतम ने कहा, रिया, तुम नील और शनाया के साथ आओ, मैं ऑटो से निकलता हूँ। रिया को ले जाने के लिए तुम्हारे पास गाड़ी तक नहीं है और इसे लेने आए हो? जाओ ऑटो लो और टाइम पर पहुंच जाना, हम लोग वेट नहीं करेंगे। नील की बात सुनते ही गौतम के कदम वहीं थम गए। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसे अवनी का ख्याल आ गया और बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गया। गौतम के जाते ही नील और शनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में जोधपुर के बारे में बताता रहूंगा। नील की बात सुनते ही रिया शनाया के साथ कार में जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही उसने बॉडीगार्ड को दूसरी कार में आने का इशारा कर दिया। सभी लोग कार में बैठ चुके थे। अब नील को रिया का सारा लगेज कार में रखना था। उसने मन मारकर सारा लगेज कार में रख दिया और सभी को लेकर उम्मेद भवन जाने के लिए निकल गया। रास्ते भर नील रिया को इंप्रेस करने के लिए जोधपुर के बारे में बताने लगा। वो कभी रिया को बैक मिरर से देखता तो कभी अपने जोक सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन रिया भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी थी। कुछ ही देर में नील ने उम्मेद भवन की पार्किंग में जाकर कार खड़ी कर दी और रिया के उतरने से पहले ही गेट खोलने के लिए कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर आते ही रिया उम्मेद भवन को चारों तरफ से देखने लगी। उसने वैसे कई बार इसका नाम सुना था और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उम्मेद भवन जोधपुर के सबसे लग्जरी होटल्स में से एक था। चलो रिया, मैंने इस होटल में हम तीनों के लिए प्राइवेट बैंक्वेट बुक किया है। हम वहां आराम से बैठकर बात करेंगे। प्राइवेट बैंक्वेट? आर यू श्योर? जहां तक मुझे लगता है इतने महंगे होटल में इतनी आसानी से प्राइवेट बुकिंग मिलती नहीं है। रिया, भाई की अच्छी जानकारी है, उनका कहा भला कौन टाल सकता है। ओ ऐसी बात है, फिर देर कैसी, बस गौतम आ जाए फिर चलते हैं। अरे वो आ जाएगा, हम तो चलकर बैठते हैं। हाँ, वैसे भी मेरे तो पेट में अभी से चूहे कूद रहे हैं। ये बात सुनते ही रिया मंद मंद मुस्कुराने लगी और अगले ही पल दोनों के साथ होटल के अंदर चली गई। उम्मेद भवन का प्राइवेट बैंक्वेट उन रईस और वीआईपी लोगों के लिए था जो पैसों की कोई परवाह नहीं करते। बैंक्वेट हॉल देखने में जितना लाविश था उतनी ही अच्छी वहां की सर्विस भी थी। प्राइवेट बैंक्वेट के बाहर हमेशा ही गार्ड खड़े रहते थे ताकि वीआईपी गेस्ट कभी परेशान ना हो। नील ने उन गार्ड्स को देखते ही अपना सीना चौड़ा कर लिया। इससे पहले कि नील अपना मोबाइल निकालकर गार्ड को होटल बुकिंग की फोटो दिखाता, उसे गौतम सामने से आता हुआ दिखाई दिया। गौतम को देखते ही नील ने चेहरे पर चश्मा लगा लिया। आओ आओ मिस्टर घर जमाई, वैसे तो तुम्हारी इतने महंगे होटल में आने की भी औकात नहीं है, लेकिन शुक्र मनाओ मेरा कि मैं तुम्हें होटल के बैंक्वेट में लेकर जा रहा हूं। ये बात कहते हुए नील स्टाइल से रिया को देखने लगा। शनाया ये बात सुनते ही हंसने लगी। रिया भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौतम अब तक शांत ही खड़ा था। देखते ही देखते नील गार्ड को अपने मोबाइल में बुकिंग दिखाने लगा, लेकिन गार्ड ने बुकिंग देखते ही कहा, सॉरी सर, दिस इज नॉर्मल बुकिंग, यू कांट एंटर। व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई हैव रिसीट ऑफ द बैंक्वेट, देयर मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी सर, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। वेयर इज मैनेजर? मुझे उससे बात करनी है। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर्स। गार्ड की बात सुनकर रिया और शनाया एक दूसरे को देखने लगे। रिया, डोंट वरी, शायद कोई मिस्टेक हुई है, मैं अभी बात करता हूं। रिया बिना नील की बातों पर ध्यान दिए अनमने ढंग से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। नील छोड़ो, हम लोग कहीं और चलते हैं, मैनेजर से भी बात करके टाइम वेस्ट ही होगा। नो वे, हम आज लंच करेंगे तो यहीं करेंगे, मैंने तुमसे वादा किया है, बस एक बार मैनेजर को आने दो। रिया नील की जिद के आगे कुछ कह नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ नील की तेज आवाज सुनकर गार्ड ने उसी वक्त मैनेजर को बुलाकर सारी बात बता दी। आई एम सो सॉरी सर,
लेकिन आपके शोर शराबे से हमारे गेस्ट परेशान हो रहे हैं। अरे लेकिन मेरी बुकिंग है, मुझे अंदर जाने दो। सर, आप समझ क्यों नहीं रहे? बैंक्वेट ओनली फॉर वीआईपी कस्टमर्स, और हम आपको बिना बुकिंग के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। ये हमारे होटल की पॉलिसीज हैं। मैनेजर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मेरा नाम नील अग्रवाल है और सर, मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज तमाशा मत कीजिए और यहां से चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ये बात सुनते ही नील ने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। देखते ही देखते होटल के गेट पर तमाशा बढ़ने लगा। लोग भी अब आस पास खड़े हो गए। रिया को जोधपुर में आए कुछ ही घंटे हुए थे और आते ही इतना बड़ा तमाशा देखकर वो परेशान हो गए। वहीं गौतम अब तक एक कोने में शांत खड़ा था। हालांकि वो चाहे तो आराम से अंदर जा सकता था, लेकिन नील को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका उसके पास नहीं था। लेकिन नील भी अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं था। वहीं होटल में तमाशा देखकर सिकंदर अगले ही पल वहां चला आया। क्या हो रहा है? सर देखिए, नहीं समझ नहीं रहे और बैंकेट हॉल में जाने की जिद कर रहे हैं। इससे पहले कि मैनेजर अपनी बात पूरी करता, सिकंदर की नजर गौतम पर चली गई। लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपने हाथ के इशारे से खुद को पहचानने से मना कर दिया। सिकंदर समझ चुका था कि गौतम अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। उसने उसी वक्त आगे आकर कहा, हम सॉरी सर, मेरा स्टाफ आपको पहचान नहीं पाया और आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आप अंदर जा सकते हैं। गार्ड, सर को अंदर जाने दो। ये बात सुनते ही मैनेजर और गार्ड्स ने अपना सिर झुका लिया। वो अब नील को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे थे। नील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अगले ही पल अकड़ में अपनी छाती चौड़ी कर ली और रिया को देखने लगा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। चलो रिया। अगले ही पल नील रिया और शनाया को लेकर बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। आसपास खड़े लोग भी अपनी अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। सभी की नजर में अब नील किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं था, लेकिन इस बात की सच्चाई सिर्फ गौतम और सिकंदर ही जानते थे। इसलिए उन तीनों के अंदर जाते ही गौतम सिकंदर के पास आ गया। थैंक यू मिस्टर सिकंदर, और सॉरी अगर उसने। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके गेस्ट हमारे गेस्ट हैं। मैनेजर, देखना सर को कोई परेशानी ना हो। यस सर। गौतम अगले ही पल बैंक्वेट के अंदर चला गया, जहां गौतम के कहने पर बेहतरीन टेबल पहले से ही तैयार कर दी गई थी। रिया उस सजी हुई टेबल को देखकर और आसपास लोगों की खातिरदारी को देखकर हैरान रह गई। वहीं नील और शनाया भी ये अरेंजमेंट देखकर सक पका चुके थे। वाह नील, तुमने बहुत शानदार अरेंजमेंट किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जोधपुर में लोग तुम्हें इतना मानते हैं, तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। हाँ बस ये तो बस कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी झलक है। ये कहते हुए नील अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। गौतम एकटक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे क्या बताऊं कि इतनी सजावट और खातिरदारी की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। कहीं ये लोग मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे। हे भगवान, बस कुछ घंटे और ये ड्रामा संभाल लेना, मेरी रिया के सामने इज्जत रह जाएगी। ये बात कहते हुए नील अगले ही पल हॉल के बीचों बीच रखी टेबल पर बैठ गया। रिया और शनाया भी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गए, लेकिन गौतम अभी तक थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। गौतम को खड़ा देखकर सिकंदर भी उसके पास आ गया। क्या रिया नील का असली सच जान पाएगी? आखिर क्या होगा गौतम का अगला कदम? वो इस ड्रामे से पर्दा उठाएगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? इतनी खातिरदारी देखकर नील कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन साथ ही वो रिया के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखना चाहता था। सभी लोग कुछ ही देर में बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच रखी शानदार टेबल पर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही होटल के वेटर उनके आसपास लाइन लगाकर खड़े हो गए। देखते ही देखते वेटर्स ने तरह तरह के लजीज डिशेस लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में टेबल तरह तरह के खाने से लबालब भर चुकी थी। ये देखकर रिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मान गए नील तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जोधपुर में मेरा इतना शानदार वेलकम होगा। हाँ, अब तुम हमारी गेस्ट हो तो मैं किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता था।
ये बात सुनते ही गौतम तिरछी नजरों से सिकंदर को देखने लगा। क्यों भाई मिस्टर घर जमाई, तुम हमेशा मंडी से सब्जी लेने जाते हो, आज तो हर सब्जी तुम्हें टेबल पर सजी सजाई मिली है। तुमने तो कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो ये एक सपना ही होगा। अच्छा गौतम, अभी तक तुम घर का काम ही करते हो, मुझे लगा अब तो तुमने कोई ना कोई जॉब ढूंढ ली होगी। ये बात सुनते ही नील और शनाया एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे इस फालतू आदमी को कौन जॉब पर रखेगा, इसकी शक्ल देखो, लूजर कहीं का। ठीक कहा भाई, इसने इतना घर का काम कर लिया है कि अब इसकी हड्डियों में शायद काम चोरी भर चुकी है। जब घर पर बैठे बैठे अवनी इसे खिला रही है तो इसे काम करने की क्या जरूरत है। गौतम की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं, लेकिन रिया के सामने वो कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे शांत ही बैठा रहा। वहीं देखते ही देखते नील ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए वेटर से महंगी महंगी वाइन मंगवाना शुरू कर दिया। टेबल पर अब एक से बढ़कर एक महंगी वाइन का ढेर लग चुका था। नील ने आओ देखा न ताओ और वाइन पीना शुरू कर दिया। शनाया और रिया ने भी वाइन के घूंट भरने शुरू कर दिए थे। वहीं गौतम का गिलास अब तक खाली था और नील उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ये घर जमाई उस दिन बहुत बोल रहा था, मेरे साथ इसने दादी साकी भी बेइज्जती की थी। आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। आज रिया के सामने मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये यहां आने पर भी पछताएगा। हाँ, क्या हुआ गौतम द ग्रेट, तुम्हारा ग्लास खाली है? तुम कुछ ले नहीं रहे? ये इतनी महंगी महंगी वाइन्स तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होंगी और ना ही कभी देख पाओगे। आज मौका है, पी लो जितनी पीनी है। तुम भी क्या याद रखोगे कि किस रईस से पाला पड़ा है। ये बात कहते हुए नील ने एक ग्लास भरकर गौतम के सामने रख दिया। हालांकि नील अब नशे में धुत भी हो चुका था। नहीं थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ठीक हूं। क्या ठीक है भाई, जब कह रहे हैं तो पी क्यों नहीं लेते? वैसे भी आज तक हमारे परिवार के काम नहीं आए और जब इतनी महंगी वाइन मिल रही है तो साहबजादे नखरे दिखा रहे हैं। ये बात सुनते ही रिया वाइन का घूंट भरकर गौतम को देखने लगी। अच्छा नील, तुम्हारी तो इतनी पहचान है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हें जानते हैं, तुम गौतम की कहीं जॉब क्यों नहीं लगवा देते? और कहीं नहीं तो इस होटल में सही, इस होटल में वेटर की नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ क्यों नहीं, वैसे तो इस आदमी को कोई जॉब पर ना रखे, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर इस घर जमाई को इस होटल में जॉब मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेरी बस एक छोटी सी शर्त है कि इस आदमी को आज वाइन की एक बोतल खत्म करनी पड़ेगी। वाओ, वेटर्स साहब के लिए और वाइन लेकर आओ। आज सर हमारे सामने दिल खोलकर पिएंगे क्योंकि आज इनकी नौकरी का सवाल है। यस सर। नील के कहने पर एक के बाद एक वाइन के साथ साथ महंगी महंगी शराब की बोतल्स का ढेर लग चुका था। इससे पहले कि गौतम कुछ कह पाता, नील ने जबरदस्ती उसके आगे ग्लास भरकर रखना शुरू कर दिए। नील, मैंने कहा ना मैं नहीं पीता, फिर तुम क्यों? नील अगले ही पल अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। नील अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। चेयर से उठने पर भी उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो गौतम को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो अब जबरदस्ती गौतम को वाइन पिलाने लगा। रिया और शनाया उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। गौतम को रिया का ये बर्ताव देखकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने कहा ना तुम्हें पीनी पड़ेगी तो पीनी पड़ेगी, और बिना पिए तुम यहां से नहीं जा सकते। गौतम बार बार नील को पीछे करने लगा और उसी छीना झपटी में नील के ऊपर वाइन का ग्लास उल्टा हो गया। और फिर क्या था, नील का व्हाइट सूट रेड वाइन से खराब हो गया। अपने महंगे सूट का ये हाल देखकर नील का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। रिया और शनाया भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। साले ये क्या किया? तुझे अंदाजा भी है कितना महंगा सूट है? अगर तू पूरी जिंदगी भी काम कर लेगा ना तो इस सूट की प्राइस नहीं चुका पाएगा। नील के चिल्लाने की आवाज सुनते ही सिकंदर कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपने हाथ के इशारे से उसे पीछे कर दिया। इशारा देखते ही सिकंदर बिना कुछ कहे
गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। नील ने अब गौतम का कॉलर पकड़ लिया था और गुस्से में उसकी आंखों में देख रहा था। साले, तेरी हमारे साथ बैठने की भी हैसियत नहीं है, फिर भी मैं तुझे हमारे साथ बिठा रहा हूं, तुझे खाना खिला रहा हूं और तेरे भाव बढ़ रहे हैं। मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया तूने, वो भी हमारे गेस्ट के सामने। अब तू बचेगा नहीं। इससे पहले कि नील आगे कुछ करता, उसे दरवाजे से बहुत सारे आदमी आते हुए दिखाई दिए। सभी के हाथ में बड़ी बड़ी गन्स और वॉकी टॉकी थे, जिससे वो आसपास देखते हुए एक दूसरे को कमांड दे रहे थे। ये देखकर रिया और शनाया भी हैरान हो गए। देखते ही देखते सभी आदमी बैंक्वेट के अलग अलग कोनों में जाकर खड़े हो गए। गौतम को कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। वहीं नील अब तक नशे में धुत था। सभी की नजरें गेट पर टिकी थी और उसी वक्त ब्लैक सूट पहने लंबा चौड़ा आदमी मुंह में सिगार दबाए अंदर आ गया और सभी को देखने लगा। गौतम पहली ही नजर में उस आदमी को पहचान चुका था। ये शहर का मशहूर बिजनेसमैन मानव सिंह था, जिसने कई बार गौतम के पापा के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने की सोची थी, लेकिन कभी बात नहीं बनी। फिलहाल मानव ने अपने दम पर जोधपुर में एक अलग ही एम्पायर बनाया हुआ था और इसी के चलते मानव गौतम को भी अच्छे से जानता था। मानव अंदर आते ही अपने सिगार का कश लेते हुए आसपास देखने लगा और सीधे सिकंदर के पास चला गया। आइए मिस्टर मानव, वेलकम वेलकम। थैंक यू, लेकिन आज तुम यहां खड़े हो, कोई स्पेशल गेस्ट आया है? यस सर, मिस्टर राठौड़ खुद आए हैं, लेकिन प्लीज। इससे पहले कि सिकंदर आगे कुछ कहता, मानव अपने चेहरे से चश्मा उतारकर गौतम को देखने लगा और तुरंत उसके पास चला गया। वहीं गौतम मानव को देखते ही रिया और शनाया को देखने लगा। उसे सिर्फ अपनी पहचान बाहर आने का डर था। ओह शिट, ये मानव सिंह यहां कैसे आ गया? अब ये आकर गड़बड़ कर देगा। हेलो मिस्टर। मानव ने मुस्कुराते हुए गौतम की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन नील ने उसी वक्त हाथ आगे आकर हाथ मिला लिया। हेलो, नील अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल ग्रुप। सॉरी, मैं समझा नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? अच्छा, आपने गायत्री देवी का नाम तो सुना ही होगा। मैं उनका पोता हूं, नील अग्रवाल। सॉरी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई। मैं आपसे नहीं, मिस्टर राठौड़ से मिलने आया हूं। ये बात सुनते ही नील हंसते हुए अपने आसपास देखने लगा। कौन है मिस्टर राठौड़? कहां है मिस्टर राठौड़? वेयर इज ही? हो, कहीं आप इस घर जमाई की बात तो नहीं कर रहे? ये तो साला। अरे तमीज से बात करो, तुम जानते भी हो कि ये हमारे घर का एक मामूली सा नौकर है। मेरी नकचड़ी कजिन का पालतू कुत्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। गौतम का शरीर गुस्से में लाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ मानव भी नील की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो गौतम को बहुत अच्छे से जानता था और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। लगता है तुम्हें किसी की इज्जत करना नहीं आता। मुझे मालूम है मिस्टर राठौड़ तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का जवाब जरूर दूंगा। ये बात कहते हुए मानव ने अपने आदमी को इशारा कर दिया। आदमी ने उसी वक्त टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठा ली और नील को पिलानी शुरू कर दी। किसी की आगे आकर नील को छुड़वाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नील अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में धुंधलापन छा चुका था। उम्मीद है इससे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, और अगर नहीं भी आए तो मुझे बता देना, मेरे पास और भी इलाज है। मानव की बात के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सॉरी मिस्टर राठौड़, आपको खामखा इतनी परेशानी उठानी पड़ी। और वैसे आप ये किन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं? मिस्टर मानव, ये मेरे जानने वाले ही हैं। मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूं। श्योर श्योर। गौतम ने अगले ही पल हाथ आगे बढ़ा दिया। मानव गौतम की आंखों को देखकर आगे कुछ नहीं बोल पाया। आप मुझे फ्री होते ही फोन कर लीजिए। मानव अगले ही पल वहां से निकल गया। नील के साथ शनाया और रिया तीनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम जैसे मामूली आदमी का इतने बड़े आदमी से हाथ मिलाना सभी के लिए चौंका देने वाली बात थी। लंच हो गया? मुझे लगता है कि
अब मुझे चलना चाहिए। रिया, अवनी बहुत जल्दी तुमसे मिल लेगी, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात कहते हुए गौतम टेबल में फैली हुई वाइन की बॉटल्स को देखने लगा और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गया। सिकंदर भी गौतम के पीछे पीछे बाहर निकल गया। गौतम के जाते ही नील रिया को देखने लगा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। रिया मुझे माफ करना। वो नील, मुझे कुछ जरूरी काम है। थैंक्स फॉर द लंच। रिया अगले ही पल उठी और गुस्से में बाहर निकल गई। शनाया उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर तुरंत उसके पीछे चली गई। अब सिर्फ नील ही टेबल पर अकेला बैठा था। उसकी आंखें नशे में धुत थी, साथ ही वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये गौतम को इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे जानता है? आखिर क्या है इस घर जमाई की असलियत? एक तरफ नील को गौतम पर शक हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम भी इसी बात को लेकर डर रहा था। ऑटो से घर जाते हुए बार बार उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया और डोरबेल बजाते ही उसे सामने अवनी खड़ी दिखाई दी। गौतम, तुम इतनी जल्दी आ गए? और रिया? वो ठीक है, नील और शनाया भी आए थे। मैं कुछ देर उनके साथ बैठा, फिर रिया अग्रवाल हाउस के लिए निकल गई। कोई बात नहीं, ऐसे भी रिया शायद ही यहाँ आती। ये बात कहते हुए अवनी गौतम को देखने लगी। गौतम अब तक अपनी आइडेंटिटी सामने आने के बारे में सोच रहा था। आज मानव ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। कहीं इस नील और शनाया को मुझ पर शक हो गया तो ये। आखिर नील गौतम की असलियत जान पाएगा? क्या होगा गौतम का अगला कदम? मानव से मिलने के बाद गौतम को अपनी पहचान का लोगों को पता लगने का डर था, तो वहीं दूसरी तरफ नील को भी कहीं ना कहीं गौतम पर शक होने लगा था। लेकिन साथ ही उसे रिया की भी टेंशन हो रही थी। ये बात सोचते हुए वो अगले ही पल होटल से बाहर निकल गया। रिया शनाया के साथ होटल के बाहर कार के पास ही खड़ी थी। रिया प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने सब तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन पता नहीं वो लोग कहां से आ गए। जब गौतम हमारे साथ होता है तब पता नहीं कौन सी मनहूसियत छा जाती है। रिया की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था। जोधपुर में पहले ही दिन इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिया देखो ना, वो लोग हम में से सिर्फ गौतम को ही जानते थे और फिर उस घर जमाई ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो लोग हमारे मुंह पर इतना कुछ कहकर चले गए। गौतम ने ये जानबूझकर किया है। उसे बस मौका चाहिए होता है, इसलिए वो हमारे साथ यहां आया था। होना वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो भोला बनने का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। ये बात सुनकर रिया भी सोच में पड़ गई। हां, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी गौतम पर शक हो रहा है, क्योंकि अचानक उन लोगों का आना और हमें इतना कुछ कह जाना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मिस्टर मानव इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन है और उनका गौतम जैसे फटीचर आदमी से बात करना मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे तो शक है कि शायद गौतम की फैमिली ने कभी मानव सिंह से उधार लिया होगा, इसलिए मानव सिंह और उसके आदमी गौतम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गौतम की पहचान कभी इतने बड़े लोगों के साथ होगी। इतने बड़े बिजनेसमैन का गौतम के साथ बात करना मुझे अभी तक हैरानी हो रही है। रिया की यह बात सुनते ही शनाया नील को देखने लगी। इसमें हैरानी की क्या बात है रिया? वो लूजर है एक नंबर का और हमेशा लूजर ही रहेगा। ये बस कोइंसिडेंस ही था और कुछ नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो उसके बारे में। शनाया अपनी बात कहकर नील को देखने लगी, लेकिन रिया का शक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। आज सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी और उसकी वजह सिर्फ गौतम ही था। वहीं दूसरी तरफ गौतम भी इसी बात के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बज गई, लेकिन गौतम अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दी। ये देखकर गीता गुस्से में आग बबूला हो गई। अरे सुनाई नहीं दे रही डोलबेर की आवाज, या फिर कान कहीं गिरवी रखवा दिए हैं? गीता की गुस्से से भरी आवाज सुनते ही गौतम हड़बड़ाकर दरवाजे को देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उठकर दरवाजा खोलता, अवनी दरवाजा खोलने जा चुकी थी। यहाँ का काम भी मेरी बेटी करे और बाहर का काम भी मेरी बेटी करे। ये आदमी तो दिन ब दिन काम चोर होता जा रहा है।
क्या हिसाब किताब लगा रहे हो राजा जी? कहीं तेल की मिल का तो हिसाब नहीं लगा रहे? लगा रहे हो तो हमें भी बता दो। गहरी सोच में तो आई और डूब गए। गीता ताना देकर अपने मोबाइल में बिजी हो गई। गौतम अगले ही पल उठकर अवनी के पास चला गया, लेकिन दूसरी तरफ अवनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे बहुत हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। क्या डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अवनी, ये देखो मैं क्या लाया हूं। ये है एंटीक ग्लास का सेट, राजा महाराजा के टाइम का, जिसकी कीमत 50,000 है। ये तुम्हें पूरे जोधपुर में नहीं मिलेगा। रेयर पीस है। बताओ कैसा लग रहा है? ये कहते हुए अनिल ने एक बेहद एंटीक ग्लास और जग का सेट अवनी को दे दिया। अवनी जितना हैरान उस एंटीक सेट को देखकर थी, उससे ज्यादा हैरान 50,000 सुनकर थी। गीता और गौतम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 50,000? लेकिन डैड, आप इतने पैसे लाए कहाँ से? अब मेरा मतलब इसकी प्राइस आज मार्केट में कम से कम 50,000 होगी, लेकिन सोचो मैंने कितने में लिया होगा। ये बात सुनकर अवनी गीता को देखने लगी। 30,000? अनिल ने हंसते हुए नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर 20,000? नहीं, मैं ये सेट सिर्फ 300 रुपए में लाया हूं। ये बात सुनते ही अवनी और गीता हैरानी से उस ग्लास के सेट को देखने लगे। अवनी को अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में तुम इसे 300 में लेकर आए हो? देखकर तो बहुत महंगा लग रहा है। मैं तो असली ही समझी थी। मानना पड़ेगा, ये तो मास्टर कॉपी है। हाँ, तुम्हारी ही तरह कोई इसे देखकर नहीं कह सकता कि ये नकली है। मैंने खरीदने के बाद भी कुछ लोगों को दिखाया, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। गौतम भी ग्लास उठाकर ध्यान से देखने लगा। ये सेट अभी भी पूरा नहीं है। मैंने उस एंटीक मार्केट के शॉपकीपर से पूछा। उसने मुझे कल वापस आने को कहा है। कल बाकी बचे 2 ग्लास भी आ जाएंगे। उसके बाद ये सेट पूरा हो जाएगा। डैड, मुझे नहीं लगता कि आपको वापस उस मार्केट में जाना चाहिए। हाँ डैड, गौतम ठीक कह रहा है। उस मार्केट में बहुत सारे चोर उचक्के भी घूमते। कहीं आपको कुछ हो गया? डोंट वरी अवनी, कुछ नहीं होगा मुझे। देखो ना, आज भी तो सही सलामत आ गया। और फिर मैं नहीं चाहता कि वो बचे हुए 2 ग्लास कोई और ले जाए। तुम तो जानती ही हो कि मुझे एंटीक चीजों का कितना शौक है। ये बात सुनते ही अवनी गौतम को देखने लगी। ठीक है, लेकिन कल आप अकेले नहीं जाएंगे। कल गौतम भी आपके साथ जाएगा। गौतम, तुम प्लीज डैड का ध्यान रखना। मुझे इस तरह के मार्केट के लोगों पर भरोसा नहीं है। हाँ अवनी। गौतम ने तुरंत हामी भर दी और मुस्कुराकर अनिल को देखने लगा। अनिल को कहीं ना कहीं गौतम के साथ जाना पसंद नहीं था, लेकिन अवनी की बात के आगे वो कुछ कह नहीं पाया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अगली सुबह गौतम को अनिल के साथ जाना था, इसलिए गौतम अपना काम जल्दी ही खत्म कर सो गया। सुबह अवनी ने ऑफिस जाते हुए अनिल और गौतम को ओल्ड सिटी एंटीक मार्केट छोड़ दिया। मार्केट में पहुंचते ही गौतम चारों तरफ लोगों की भीड़ और शोर शराबा देखने लगा। अब वैसे देखा जाए तो राजस्थान का जोधपुर जिला अपनी बहुत सारी खूबियों के लिए मशहूर था। जोधपुर में घूमने के लिए बहुत सारे ओल्ड मार्केट थे, बहुत सारे फोर्ट भी थे, जो आज भी वैसे ही दिखते थे जैसे आज से 100 साल पहले दिखते होंगे। यहाँ की दीवारों का रंग रात होते होते इस कदर निखर जाता था कि देखने वाले की आंखें एक पल के लिए वहीं थम जाती थी। इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता था। गौतम को जोधपुर में रहते हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन उसने आज तक जोधपुर का ये मार्केट नहीं देखा था। इस मार्केट में जोधपुर के अमीर से अमीर आदमी से लेकर गरीब से गरीब आदमी भी आता था, क्योंकि यहाँ मिलने वाली चीज ज्यादातर कीमती और एंटीक ही होती थी। मार्केट और वहां लोगों का जमावड़ा देखकर गौतम की आंखों में गहरी चमक थी। वो कभी आते जाते लोगों के हाथ में सामान देखने लगता, तो कभी उसकी नजर उन दुकानदारों पर चली जाती जो अब तक अपने ग्राहकों से रेट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसी वक्त उसके आगे चल रहा अनिल एक बहुत बड़ी दुकान पर आकर रुक गया।
उस दुकान का आधा सामान बाहर ही फैला हुआ था, जैसे एंटीक मिरर, वॉच, ग्लास, कर्टन्स और भी बहुत कुछ। आ जाओ, अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाता हूं कि कैसे इस तरह के मार्केट से सामान लिया जाता है। ये बात कहते हुए अनिल शॉप के मालिक के पास चला गया, जो शॉप के बाहर ही धोती कुर्ता और गले में एक मोटी सोने की चेन पहने बैठा था। लेकिन उस मालिक के पास जाने से पहले ही अनिल को बाकी के 2 ग्लास भी एक साइड में पड़े दिखाई दे गए। उसने बिना वक्त गंवाए वो ग्लास उठा लिए। मिल गए, अब हुआ ना सेट पूरा। अब तो कभी कभी ड्रिंक भी इसी शाही ग्लास में ही पिया करूंगा। ये कहते हुए अनिल शॉप के मालिक के पास जाने लगा, लेकिन तभी गौतम की नजर ग्लास के पीछे लगे स्टिकर पर चली गई। स्टिकर देखते ही उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और उसने अगले ही पल अनिल से वो ग्लास ले लिए। डैड, 1 मिनट, ये ग्लास एंटीक नहीं है, ये सारे पॉलिश किए हुए ग्लास हैं। ये देखिए, इस गिलास का तो अभी तक स्टिकर भी नहीं हटा है। गौतम की बात सुनते ही अनिल हैरानी से ग्लास को देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, शॉप के मालिक ने उन दोनों की बात सुन ली। उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी शॉप पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता था। इसलिए उसने शॉप के सामने खड़े 2 मुष्टंडों को इशारा कर दिया। देखते ही देखते अनिल और गौतम को उन मुष्टंडों ने घेर लिया और गुस्से में उन्हें देखने लगे। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। लोगों को झूठ बोलकर सामान बेच रहे हो और ऊपर से गुंडागर्दी कर रहे हो। रुको, मैं तुम्हारी अभी पुलिस में कंप्लेन करता हूं। अनिल की बात सुनते ही शॉप के मालिक ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। क्या बोला भाई, पुलिस ने खबर करेगा? चल लगा पुलिस ने फोन। अरे तू कहीं करेगा फोन? फोन तो मैं करूंगा। अब तन्ने यहां से अब कोई ना बचा सके है। ये कहते हुए शॉप का मालिक गुस्से में गौतम और अनिल को देखने लगा। साफ पता चल रहा था कि वो किसी भी पल उन दोनों को मारने के लिए तैयार था। उसकी धमकी सुनकर अनिल का गला सूख गया और माथे से पसीना आने लगा। वहीं गौतम इससे पहले कि आगे आकर कुछ कहता, उसकी नजर शॉप के बाहर पड़े एक छोटे से स्टोन पर चली गई, जो धूप में बहुत तेज चमक रहा था। गौतम ने अगले ही पल वो स्टोन उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। वो एक ही नजर में उस स्टोन की अहमियत को समझ चुका था, क्योंकि एंटीक और पुरानी चीजों के बारे में उसे अच्छी खासी नॉलेज थी। स्टोन को देखते ही उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जो उसने आज से 3 साल पहले महसूस की थी। उसका शरीर अचानक ही गर्म होने लगा और उसे 3 साल पहले की सारी बातें याद आ गईं। दरअसल गौतम अपने घर से भागने के बाद और अवनी से शादी के ठीक 1 साल पहले काफी वक्त तक पुष्कर में ही रहा था। पुष्कर में कोई गौतम के बारे में नहीं जानता था। गौतम ने अपने महल के ऐशो आराम को छोड़कर सिंपल जीवन जीना शुरू कर दिया था। कुछ ही वक्त में उसे अपनी उस जिंदगी में मजा आने लगा और उसने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ना शुरू किया, जिसे प्रैक्टिस करने के बाद वो लोगों के ऑरा को पढ़ सकता था, किसी भी एंटीक चीज को एक नजर में पहचान सकता था। पुष्कर से निकलने के बाद भी वो सड़कों में बैठकर और अलग अलग शहर में रहकर ऐसी किताबों को पढ़ता रहता था। अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल से मिलने और अवनी से शादी होने के बाद गौतम ने उन किताबों को अपने पास संभाल कर रखा था और कभी कभी उन्हें पढ़ लेता था। और साथ ही पुष्कर से निकलने के दौरान ही उसके हाथ ये स्टोन लगा था, जिसे हाथ में लेकर गौतम को अपने अंदर कुछ अलग तरह की वाइब्रेशंस महसूस हुई थी। आज भी गौतम को वही वाइब्रेशन अपने अंदर महसूस हो रही थी। उसकी नजरें सिर्फ उस हाथ में रखे स्टोन पर थीं, लेकिन स्टोन के साथ ही आज उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी थी। गौतम, क्या कर रहे हो? हमारे सामने लोग हमें मारने के लिए खड़े हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो। तुम मेरी सेफ्टी के लिए आए हो या फिर मुझे मरवाने के लिए? गलती मेरी है। तुम जैसे आदमी को साथ में लेकर आने से पहले ही मुझे सोचना चाहिए था। ये भगवान, कहां फंस गया? उन दोनों को बड़बड़ाते हुए देखकर शॉप के मालिक का पारा चढ़ गया। उसकी शक्ल देखते ही अनिल का सिर पसीने से तरबतर हो गया। क्या गौतम और अनिल उस मार्केट से निकल पाएंगे? आखिर क्या था उस स्टोन का राज जो इस वक्त गौतम के हाथ में था? शॉप के मालिक के साथ कुछ हट्टे कट्टे मुश्तंडे गौतम और अनिल को
घेर कर खड़े थे। अनिल का सिर पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन गौतम की आंख अब तक उसी स्टोन पर अटकी हुई थी। राजी खुशी सामान ले जाते तुम्हारा भी इतना टेम ना खराब होता, लेकिन तन्ने तो हीरो बननो है ना, तो थारी हीरोगिरी मैं निकालू। ये बात सुनते ही गौतम अगले ही पल समझाने के लिए आगे आ गया। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम यहाँ कोई पंगा करने नहीं आए, बस सामान खरीदने आए हैं। तो फिर ये आदमी पुलिस की धमकी काई बात नो दे रही है? देख भाई, पुलिस से मैं कौन ना डरूं। नहीं, इनका कहने का ये मतलब नहीं था। वो बस बातों ही बातों में निकल गया। हम लोग भी पुलिस का कोई पंगा नहीं चाहते हैं। देखिए सेठ जी, अगर पुलिस आएगी तो उससे आपको भी नुकसान होगा और हमारा भी, और फिर इस मारपीट से दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात सुनते ही शॉपकीपर अपने आसपास देखने लगा। धंधे को टेम है और बात तो पते की केरी है। बता कहीं चावे है मणे, और भी ग्राहक देखना है। जो हुआ, मैं उसके आपसे पैसे नहीं मांग रहा। हालांकि आपने मेरे डैड से बहुत पैसे ले लिए हैं, लेकिन मैं बदले में बस ये स्टोन चाहता हूं। गौतम के हाथ में स्टोन देखते ही शॉप ओनर ने अपने पास खड़े आदमियों को वापस भेज दिया और स्टोन को ध्यान से देखने लगा। उन हट्टे कट्टे आदमियों के जाते ही अनिल गहरी सांस लेकर एक कोने में जाकर बैठ गया। चलो अच्छा हुआ ये लोग चले गए। ये गौतम का बच्चा कहीं तो काम आया, लेकिन अब पता नहीं इसे ये स्टोन क्यों चाहिए। भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब, कुछ भी करे मेरी जान तो बची। ये कहते हुए अनिल खिसियानी हंसी हंसता हुआ गौतम को देखने लगा और शॉप के कोने में बैठ गया। वहीं शॉप का मालिक अभी तक उस स्टोन को बड़े ध्यान से देख रहा था। भाई मानो पड़ोगो थाने, पार की नजर है थारी, पण ही तो टूट रियो है। टूटे हीरो को काई करेगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, टूटा हुआ है इसीलिए मुझे चाहिए। ठीक है भाई, थारी मर्जी, मने तो बेचना ही है, ले जा। पड़ी बहुत महंगो है। मैं इसके 300 रुपए दूंगा। आपके पास हमारे पैसे जमा हैं, इसीलिए ना आपको कुछ कहने की जरूरत है और ना ही हमें। देखिए सेठ जी, आपकी वजह से हमारा भी टाइम खराब हुआ है, इसीलिए बदले में बस ये स्टोन मांग रहा हूं। वो भी टूटा हुआ है, इतना तो आप अपने ग्राहक के लिए कर ही सकते हैं। ये बात सुनते ही शॉप का मालिक मंद मंद मुस्कुराने लगा। जो की बात करे है और चीजा की सही पहचान भी कर सके है। इससे पहले कि शॉप ओनर आगे कुछ कह पाता, किसी ने वहां आकर कड़क आवाज में कहा, स्टोन बहुत अच्छा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। आवाज सुनते ही गौतम हैरानी से मुड़कर उस आदमी को देखने लगा। आदमी ने महंगा व्हाइट सूट पहना हुआ था और हाथ में सोने का ब्रेसलेट और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक आदमी दिखाई दिया, जिसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे। दरअसल वो कोई और आदमी नहीं, शहर के रईसों में से एक रईस वेदांत माथुर था। वेदांत को एंटीक चीजों का शौक था और इसलिए उसका एंटीक मार्केट में आना जाना लगा रहता था। सेठ जी, मैं ये स्टोन खरीदना चाहता हूं, कहिए इसकी कीमत कितनी है? गौतम एक नजर में वेदांत को पहचान चुका था। वहीं वेदांत की बात सुनकर शॉप के मालिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे हुकुम, थे तो काढ़ाने वाले थे और मने तो थाड़े वास्ते बढ़िया से बढ़िया चीजें अलग काढ़ रखी हैं। थे भी काई टूटे स्टोन मारे। मैंने कहा ना, मुझे यही स्टोन चाहिए, तो मतलब यही स्टोन चाहिए। ये लो पैसे। वो मुस्कुराकर बोला। यह कहते हुए वेदांत ने अपना पर्स निकाल लिया, लेकिन इससे पहले वो पैसे देता, गौतम आगे आकर उसकी आंखों में देखने लगा। सॉरी सर, लेकिन ये स्टोन बिक चुका है। मैंने आपके आने से पहले इसे खरीद लिया है। शायद तुमने वो बात नहीं सुनी कि जब तक आदमी दुकान से ली हुई चीज की कीमत नहीं चुका लेता, तब तक वो चीज उसकी नहीं होती। और तुमने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए, इसलिए इसे मैं खरीद रहा हूं। सेठ जी, कीमत बताइए स्टोन की। अब मैं कहीं बताऊं, ये तो यहां आदमी। ठीक है, ये लीजिए, ये 2000 हैं। मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे बस ये स्टोन चाहिए। वेदांत ने कड़क आवाज में कहा। यह बात कहते हुए वेदांत ने शॉप के मालिक की तरफ 2000 का नोट बढ़ा दिया।
2000 का नोट देखते ही शॉप के मालिक की आंखों में गहरी चमक आ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस स्टोन की कोई इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा। शॉप ओनर अगले ही पल पैसे लेकर एक कोने में बैठ गया। गौतम ये देखकर हैरान रह गया। वहीं वेदांत ने मुस्कुराते हुए अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया, बॉयज स्टोन ले लो। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पहले ही इसे खरीद चुका हूं और आप मुझसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। तुमने खरीदा है? सीरियसली? क्योंकि मैं यहां बहुत देर से खड़ा होकर तुम्हारी बार्गेनिंग देख रहा था। तुमने तो अभी तक इसके पैसे भी नहीं चुकाए, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? शॉप का माहौल गर्म हो चुका था। गौतम और वेदांत में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये देखकर शॉप का मालिक गौतम को समझाने चला आया। कहीं करियो है भाया, एक काम कर, ये 2000 तू राख ले। पर मारी दुकान मारे तमाशा तो मत कर। वेदांत सेठ नाराज हो जाएगा तो या स्टोन वेदांत सेठ ने दे दे। ऐसे कैसे दे दूं? सेठ जी अगर मुझे ये 3000 भी देंगे तो भी ये स्टोन बिकाऊ नहीं है। इसे मैंने खरीद लिया है, दैट्स इट। गौतम ने एक झटके में मना कर दिया, लेकिन 3000 की बात सुनते ही अनिल खुशी के मारे खड़ा होकर आगे आ गया। वहीं देखते ही देखते शॉप के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। शॉप का मालिक आसपास खड़े लोगों को देखकर अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। मारो काम थने समझाना छू, आगे थारी मर्जी भाया। ये बात कहते हुए शॉप का मालिक अंदर जाकर बैठ गया। वहीं वेदांत अब तक गौतम की आंखों में देख रहा था। ये स्टोन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, अब चाहे तुम्हारी मर्जी हो या फिर नहीं। क्योंकि वेदांत को जो चीज एक बार पसंद आ जाती है, फिर वो चीज या तो उसकी होती है या फिर किसी की नहीं। मैं ये स्टोन नहीं देने वाला, चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो। वेदांत फिर बोला। ये बात सुनते ही वेदांत ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया। बॉडीगार्ड ने इशारा देखते ही गौतम के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। घूंसा इतनी तेज था कि गौतम को कुछ वक्त के लिए होश नहीं था। गौतम को जमीन पर देखते ही अनिल घबराहट के मारे अपने आसपास देखने लगा। उसके सामने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, क्योंकि जो चीज वेदांत माथुर को पसंद आ जाती है, उसके लिए वो कुछ भी कर जाता है। मैं भी आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, इस तरह से गुंडागर्दी करने से कोई फायदा नहीं है। आपके मार्केट में अच्छा नाम है। सोचिए इतने छोटे से मार्केट में किसी मामूली आदमी के साथ लड़ने पर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये बात कहते हुए गौतम उठकर अपने कपड़े ठीक करने लगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस बॉडीगार्ड के पंच का गौतम पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन गौतम की बात सुनकर वेदांत की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। वहीं मार्केट में लड़ाई देखते ही लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया और एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे। वेदांत लोगों की भीड़ देखते ही अपने बॉडीगार्ड के पास चला गया। अगले ही पल उसने गौतम को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। फिर क्या था, इससे पहले कि गौतम कुछ समझ पाता, वेदांत के बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। गौतम भी घूर कर सभी को देखने लगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे सभी लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम ने एक एक कर उन हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर कराह रहे थे। अपने आदमियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वेदांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अनिल भी हैरानी से अपनी आंखें मल रहा था। वो देखते ही देखते गौतम के पास आ गया। गौतम, ये तुमने कैसे किया? इतने बड़े बड़े मुश्तंडों को धूल चटा दी। आखिर कैसे किया तुमने ये सब? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम। डैड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं घर पर बैठकर मार्शल आर्ट्स के वीडियोस देखता रहता हूँ, बस उसी से थोड़ा बहुत सीख लिया। मुझे भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि फालतू टाइम में की हुई ट्रेनिंग इस वक्त काम आएगी। गौतम और अनिल उन सभी मुश्तंडों को देख रहे थे, तो वहीं वेदांत अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते वेदांत ने अपना फोन निकालकर कुछ लोगों को कॉल कर दिया। आसपास के लोगों की खुसुर फुसुर अब तक बंद नहीं हुई थी। ऊपर से उनकी बातें वेदांत के गुस्से में मिर्च डालने का काम कर रही थी। अगले ही पल लोगों की भीड़ के बीच ही
बहुत सारी कारें वहां आकर खड़ी हो गईं। उन कारों को देखते ही अनिल और गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं वेदांत उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा।